हेलो गाइस, आज की वीडियो हमारी डीपीएसपी पर है। तो डीपीएसपी क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता होगा डीपीएसपी क्या है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम इसी के बारे में बहुत ही डिस्क्राइब वीडियो लेकर के आए हैं। तो टॉपिक क्लियर नहीं है तो हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में यानी कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिया गया है। संविधान बन रहा था तो उस समय ये संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नागरिकों को कुछ अलग से अधिकार दिए जाएं। तो उस समय सारे अधिकार देना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सारे अधिकार उसी समय दे दिए जाते सारे नागरिकों को। तो जो हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव ने ये सलाह दी कि थोड़े थोड़े करके यानी कि अधिकारों को बांट दिया जाए। तो ये नागरिकों के अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार भाग 3 में आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो डीपीएसपी का मीन्स जान लें, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है डीपीएसपी, तो इसका मीन्स यही होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरह से दो भागों में बांटा गया। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताए गए हैं। तो अगर आपको मूल अधिकार पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम मूल अधिकार पर स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान में जो आर्टिकल हैं ये सारे आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में आते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेत हो करके हमारे संविधान में ये टॉपिक डाला गया है। दूसरा मूल अधिकार जो है इन्हें हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं इन्हें कि हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आपने देखे भी होंगे, काफ़ी पिछली वीडियोस में हमने इस पर डिस्कस किया है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें आप चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि उसी समय बता दिया गया था कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी रहेंगे। जैसे जैसे जो राज्य तरक्की करता जाएगा वो अपने नागरिकों को अधिकार देता जाएगा। तो ये अधिकार आते जाते रहते हैं। तो इसको क्लियरली नहीं बोला जा सकता कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर किसी भी कोर्ट में जा करके हम बोल सकें कि हमारे आर्टिकल 37 या 36 का जो भी है इनके अंदर डाले गए इनका वायलेशन हो रहा है। तो इस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है, इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है लेकिन इन अधिकारों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये आप समझ गए होंगे, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोनों ही अधिकार हैं जो कि हमारे देश के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं संविधान में। तो अब हम देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में क्या क्या बताया गया है। तो में हम ब्रीफली जानेंगे, यानी कि शॉर्ट। तो इस वीडियो में हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सारे आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, यानी कि ब्रीफ में, संक्षेप में हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। यानी कि अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि जो भी नियम कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर बनाए जाएंगे वो सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख कर ही बनाए जाते हैं। तो 36 क्या कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी। फिर आता है अनुच्छेद 39 जो कि इस समय काफी चर्चा में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस वीडियो में। अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन। अनुच्छेद 39 क्या बताता है कि संसाधन जो भी हैं उन सबका उचित वितरण होना चाहिए, बराबर सभी लोगों में बंटना चाहिए और समान कार्य समान वेतन। अगर समान कार्य है तो लिंग, जाति, धर्म या किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 के कई पार्ट हैं, आप हमें कमेंट करिएगा, हम अनुच्छेद 39 पर आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अनुच्छेद 39 का कहता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, न्याय समान अवसर के आधार पर दिया जाएगा।
अनुच्छेद 40 क्या बताता है? अनुच्छेद 40 जो है पंचायत व्यवस्था के बारे में बताता है, पंचायती राज कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, सारा कुछ अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 41 हमने पढ़ा, वो कहता है कि किसी भी विशेष दशा में कार्य पाने का अधिकार है, कि किसी भी स्थिति में हो व्यक्ति, किसी भी उम्र का हो, उसे काम पाने का अधिकार है। लेकिन 42 ये कहता है कि कार्य न्याय संगत उचित हो, वहाँ की दशा मानवीय होनी चाहिए। कार्य जो हो वो न्याय संगत हो, यानी कि कोई गलत काम नहीं हो, काम सही होना चाहिए, उचित हो, ठीक काम हो, और जहाँ वो काम कर रहा है वो व्यक्ति, उसकी जो स्थिति है वो मानवीय होनी चाहिए, उसकी दशा मानव के काम करने योग्य होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। मजदूरी जो भी मिल रही है, इससे उस व्यक्ति का पालन पोषण हो जाना चाहिए, उतनी मजदूरी उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम और नियम कानून और न्याय व्यवस्था समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 क्या बताता है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रबंध सरकार करेगी। अनुच्छेद 45 हमें ये बताता है कि 6 वर्ष के जो कम के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जो भी प्रबंध है, जो भी व्यवस्था है, वो सरकार फ्री अपनी तरफ से करेगी। अनुच्छेद 46 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 46 बताता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय मिल सके। ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी पिछड़े लोग हैं उन्हें न्याय मिल सके, शिक्षा मिल सके और उनकी आर्थिक मदद हो सके। तो इस तरह का हमारी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने अनुच्छेद 46 तक देखा, आगे देखते हैं, बात देखते हैं। तो हम अनुच्छेद 46 के बाद 47 देखते हैं। अनुच्छेद 47 यानी आर्टिकल 47 क्या कहता है? मद निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य, यानी कि मद निषेध होना चाहिए, दारूबंदी होनी चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ राज्यों में लागू भी है। तो अगर ये सारे आर्टिकल्स आपको लर्न हो जाते हैं तो आपको अगर ये सारे आर्टिकल्स आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप बहुत ही आसानी से इन पर बनने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो याद करने का भी देखिए इसी तरह से आर्टिकल्स को जोड़ जोड़ के, जैसे 47 क्या कह रहा है? मद निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य। 48 क्या कह रहा है? कृषि, पशु पालन, दुधारू गाय, यानी कि यदि व्यक्ति मद निषेध कर देगा तो क्या करेगा? कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, दुधारू गाय से जुड़ा होगा। तो ये आर्टिकल 48 किस में आता है? कृषि, पशुपालन, दुधारू गाय, इससे लेकर के रिलेटेड है। फिर 48 का क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण। व्यक्ति जब कृषि करेगा, जब पशुपालन करेगा तो वो पर्यावरण के बारे में सोचेगा, पर्यावरण संरक्षण। तो आप इस तरह से 47 और 48 और 48 का को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, रट करके कभी भी एग्जाम आप अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ देर तक के लिए याद रहता है, उसके बाद आप उसे भूल जाओगे। तो कंटिन्यू याद रखने के लिए अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से समझ के जैसा आपको लगे, जिस तरह से आप आर्टिकल्स याद रख सको उस तरह से याद कर लो। तो ये आर्टिकल 48 हमें कृषि, पशुपालन, दुधारू गायों के बारे में बताता है और 48 का पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 49 में क्या बताता है, यानी कि आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 बता रहा है राष्ट्रीय महत्व, स्मारक स्थल का संरक्षण। जो भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, उनका संरक्षण करना आर्टिकल 49 में आया है। आर्टिकल 50 बताती है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग ही रहना चाहिए, आर्टिकल 50 बताती है, क्योंकि वो दोनों अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो सही है। अगर वो दोनों जुड़ जाते हैं तो शायद दोनों ही काम अच्छे से ना चल पाए। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना है, 50-50 मान लीजिए, 50 यानी कि आर्टिकल 50-50 उनका दोनों का काम है। तो इस तरह याद करने के लिए किसी न किसी चीज से जोड़ करके इस तरह से जैसे आपको समझ में आए उस तरह से याद करिए। और फिर आता है आर्टिकल 51 एंड लास्ट। हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं, बहुत अच्छे से डीपली हम नहीं गए हैं, लेकिन सब कुछ हमने संक्षेप में देख लिया है कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेकर 51 हमने देखा। तो अब लास्ट का 51 आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि। अब लास्ट में व्यक्ति यह करेगा, देश से और अपने सारे कार्यों से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में, वृद्धि के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में सोचता है।
तो इस तरह से संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में यानी कि डीपीएसपी के बारे में हमने पूरा डिटेल से इसके बारे में जाना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।